हरियाणा में 2026 में राज्यसभा की 2 सीटें खाली होने जा रही हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो रहा है। उम्मीद है कि फरवरी या फिर मार्च में इन राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आखिर यही है कि बीजेपी रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी में से किसी को रिपीट करेगी या फिर नया चेहरा मैदान में उतारेगी। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में किस उम्मीदवार पर भरोसा जताएगी। कैंडिडेट हरियाणा का होगा या फिर किसी दूसरे राज्य का होगा। क्या एक बार फिर से क्रॉस वोटिंग से जीत हार तय होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हरियाणा में राज्यसभा सीट जीतने का फॉर्मूला क्या है। हरियाणा में राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 31 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अभी फिलहाल बीजेपी के पास 48 और कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। ऐसे में बिना किसी जोड़ तोड़ के एक सीट पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन यहाँ क्रॉस वोटिंग से हार जीत का गणित बिगड़ सकता है, जैसा कि जून 2022 में हरियाणा राज्यसभा चुनाव में हुआ, जब दावा किया गया कि कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी की क्रॉस वोटिंग से पूरा खेल पलट गया था। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के समर्थित निर्दलीय कैंडिडेट कार्तिकेय शर्मा को अपना समर्थन दिया था, जीत भी गए थे। इसी क्रॉस वोटिंग से ये तय मानी जा रही कांग्रेस की जीत हार में बदल गई थी। ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या बीजेपी इस बार भी किसी निर्दलीय कैंडिडेट को राज्यसभा चुनाव में समर्थन देगी। यहाँ एक और बात ध्यान रखने वाली है, अगर दूसरी सीट पर बीजेपी किसी आजाद उम्मीदवार को उतारती है तो उससे जीत के लिए कांग्रेस के कम से कम 7 विधायकों को तोड़ना होगा, जो कि फिलहाल मुश्किल लग रहा है और कांग्रेस की जीत की संभावना ज्यादा लग रही है। लेकिन 2016 के राज्यसभा चुनाव में हुए स्याही वाले मामले के बाद कुछ भी संभव है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए तमाम नामों पर मंथन कर रही है और बीजेपी के बड़े नेताओं ने तमाम लोगों के साथ मिलना शुरू कर दिया है। इसको लेकर तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। अगर इनेलो की बात की जाए तो इनेलो की विधानसभा में फिलहाल 2 विधायक हैं। संभावना यही है कि इनेलो के विधायक इस चुनाव से दूरी बना सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई फाइनल कंफर्मेशन आईएनएलडी की तरफ से भी नहीं आई है। 2022 में हुए राज्यसभा चुनाव में महम से तत्कालीन निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी ऐसा ही किया था, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को मिला था। इनेलो भी ऐसा कर सकती है। हरियाणा विधानसभा में फिलहाल 3 विधायक निर्दलीय हैं। उम्मीद है कि तीनों ही बीजेपी समर्थित उम्मीदवार का ही साथ देंगे। फिलहाल ये देखना तो दिलचस्प रहेगा ही कि राज्यसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा में वोटिंग कैसे होती है? राज्यसभा चुनाव में न्यूनतम वोट का फॉर्मूला क्या है, विधायकों के मत कैसे खारिज होते हैं, साथ ही चुनाव आयोग का पेन देने का नियम क्या कहता है। चलिए आपको वोटिंग की पूरी प्रक्रिया के बारे में अब बता देते हैं। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का तरीका और नियम बाकी आम चुनावों से अलग होते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में लोग विधायक को चुनते हैं, वैसे ही इन चुनावों में इलेक्टेड एमएलएज राज्यसभा उम्मीदवार की जीत हार को तय करते हैं। यानी कि हरियाणा विधानसभा में जिस पार्टी के पास जितने विधायक होते हैं उसी हिसाब से जीत का गणित बनता है। इस चुनाव में विधायक आम चुनावों की तरह अपना वोट किसी को दिखाए बिना नहीं डाल सकते हैं। जिस भी पार्टी का विधायक होता है उसे अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को अपने बैलेट पेपर को दिखाना जरूरी होता है। अगर वो नहीं दिखाता है तो वोट खारिज माना जाता है। इसी के साथ ही दूसरी पार्टी के पोलिंग एजेंट को भी अगर विधायक ने बैलेट पेपर दिखाया तो भी उसका वोट रद्द हो जाता है। हालांकि ये नियम सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के विधायकों पर लागू होते हैं। निर्दलीय विधायक पर ये नियम लागू नहीं होते, वो छिपाकर वोट डाल सकते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दल के विधायक नियमों का पालन नहीं करते तो उनका वोट रद्द हो जाता है। जितने विधायकों का वोट कैंसिल होता है उतनी संख्या कुल विधायकों की संख्या से कम हो जाती है। इस हिसाब से उम्मीदवार की जीत का आंकड़ा भी उतना ही कम हो जाएगा। साथ ही विधायक को वोट डालते वक्त अपनी पहली और दूसरी पसंद के उम्मीदवार को चुनना होता है। अगर उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता का वोट मिल जाता है तो वो जीत जाता है, नहीं तो इसके लिए चुनाव होता है। अब आपको बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव में मिनिमम वोट का नियम आखिर क्या होता है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का एक तय फॉर्मूला होता है। किसी प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं उसमें 1 जोड़ा जाता है। राज्यसभा सीटों में 1 जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उससे राज्य की कुल विधानसभा सीटों की संख्या को डिवाइड कर दिया जाता है। भाग देने के बाद जो संख्या आती है उसमें फिर 1 जोड़ दिया जाता है। अब जो नतीजा आएगा वही 1 सीट के लिए जरूरी मत होगा। एक उम्मीदवार को कितने न्यूनतम विधायकों का मत चाहिए
इसे एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे अभी हरियाणा में 2 राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान होना है। इस 2 में 1 जोड़ा जाए तो ये 3 हो जाएगा। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। अब 90 को 3 से भाग देने पर संख्या 30 आ जाती है। अब जब 30 में 1 जोड़ा जाएगा तो ये 31 हो जाएगा। यानी कि किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 प्राथमिक वोटों की जरूरत होगी। यहाँ ये भी ध्यान देना होगा कि एक विधायक 1 से अधिक वोट कर सकता है, लेकिन ऐसे में वे उम्मीदवार को पहली प्रेफरेंस वोट और दूसरी प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देता है। कुल मिलाकर हरियाणा में पहले उम्मीदवार को 31 प्राथमिक वोट की जरूरत होगी। ऐसे में जब 90 में से 31 वोट अलग हो जाएंगे तो ऐसे में दूसरे उम्मीदवार को वोट करने वाले विधायकों की संख्या 59 रह जाएगी, जिसकी वजह से दूसरी सीट पर जीतने वाले को कम से कम 30 वोट की जरूरत होगी। और इसी जीत के फॉर्मूले को बिगाड़ने का काम करती है क्रॉस वोटिंग। यहीं से ही असली सियासत शुरू होती है। अब आप पूछेंगे कि क्रॉस वोटिंग क्या होती है और चुनाव पर इसका क्या असर होता है, तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। चुनाव के दौरान जब विधायक अपनी पार्टी के उम्मीदवार की बजाय किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट दे दे, इसे क्रॉस वोटिंग कहा जाता है। यहाँ एक चीज याद रखने वाली ये है कि दोनों पार्टियां अगर गठबंधन का हिस्सा हैं तो इसे क्रॉस वोटिंग नहीं माना जाएगा। क्रॉस वोटिंग सीधे तौर पर चुनाव के नतीजों को पलट सकती है, खासकर उन चुनावों में जहां पे मुकाबला करीब का हो। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में खास तरह का पेन और पर्पल कलर की स्याही का भी इस्तेमाल होता है। ये पेन चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाता है। एक पेन का इस्तेमाल एक ही बार किया जाता है। पेन का इस्तेमाल करने के बाद उसको चुनाव अधिकारी को दिया जाता है। ये स्याही कर्नाटक के मैसूर में तैयार होती है, जो लंबे वक्त तक नहीं मिटती। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार चुनावों में गड़बड़ी के आरोपों के चलते अलग अलग लोग याचिकाएं लगा देते हैं, तो ऐसे में अगर स्याही जल्दी मिट गई तो परेशानी हो सकती है। अब 2016 का स्याही कांड क्या था वो भी आपको बताते हैं। अगर कोई विधायक निर्धारित स्याही वाले पेन की जगह किसी अन्य पेन का इस्तेमाल करता है तो उसका वोट खारिज हो जाता है, जैसा कि जून 2016 के राज्यसभा चुनाव में हुआ था। गलत पेन के इस्तेमाल से कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट रद्द हो गए थे और बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गए थे। उस विवाद को ध्यान में रखते हुए इस बार हरियाणा के राज्यसभा चुनावों में सभी विधायकों को अलग अलग पेन दिए जाएंगे, जिससे कि इस बार किसी भी तरह का विवाद ना हो। सामान्य तौर पर राज्यसभा चुनावों में एक ही पेन का इस्तेमाल होता है। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किसे अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि इसके लिए लॉबिंग तेजी से शुरू हो चुकी है। और दूसरी सीट के लिए निर्दलीय को मैदान में बीजेपी उतारती है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं कौन सी पार्टी समीकरण को बिगाड़ेगी, क्या इस चुनाव में छोटे दल और निर्दलीय विधायक किंग मेकर साबित होंगे, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन कांग्रेस के लिए फिलहाल स्थिति अभी भी मुश्किल में नजर आ रही है, क्योंकि आप जानते ही हैं कांग्रेस अलग अलग खेमों में बटी हुई है। गुटबाजी पार्टी में इतनी ज्यादा हावी है कि नेता एक दूसरे की सुनने को मानने को तैयार नहीं है। आलाकमान का हरियाणा कांग्रेस पे कोई कंट्रोल नहीं है। और क्या इस राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेगी या फिर आपस में ही लड़के बीजेपी को एक बार फिर से केक वॉक दे देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और हाँ, आपकी नजर में कौन सा कैंडिडेट बीजेपी को राज्यसभा चुनाव के लिए उतारना चाहिए और कांग्रेस की तरफ से कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो राज्यसभा सांसद के रूप में बढ़िया काम कर सकता है? उनके नाम भी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।